लोकतंत्र नहीं, यह है जोकतंत्र। शीर्षक सुनकर आपको गुस्सा तो आ रहा होगा। हमारे महान लोकतंत्र को यह व्यक्ति नकली लोकतंत्र बता रहा है। ऐसा घोर अपराध? कोई बात नहीं, अपने गुस्से को थोड़ा नियंत्रित रखिए और शांति से एक बार विश्लेषण करके देखिए कि हमारे यहां जो व्यवस्था चल रही है उसे क्या वाकई लोकतंत्र कहते हैं? नहीं, दरअसल पिछले 74 वर्षों से भारत में एक निहायत ही घटिया परंपरा थोप दी गई है। वो है कि आपको चीजों का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास उतनी बुद्धि ही नहीं है कि आप हर मुद्दे का विश्लेषण कर सकें। इसीलिए विभिन्न मुद्दों पर विशेषज्ञ जो विश्लेषण कर दें, आप उसे चुपचाप सही मान लें। यही हो रहा है ना? मैं जानती हूं कि आप अभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं करते। तो फिर खुद एक बार ईमानदारी से सोच कर देखिए कि आप कितने मुद्दों पर खुद विश्लेषण करते हैं, आप कितनी गहराई तक विश्लेषण करते हैं, या फिर आप टीवी पर किसी न्यूज चैनल में बैठे विशेषज्ञ की राय को या फिर भीड़ के ट्रेंड को ही सही मान लेते हैं। ये सही गलत का निर्णय खुद लेते हैं कि आपने कभी ऐसी बातें नहीं कहा या सुना होगा कि क्या तुम उन विशेषज्ञों से ज्यादा जानते हो? इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं तो क्या गलत बोल रहे होंगे? खैर, मेरा सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि यदि वाकई ऊपर बैठे लोग जो कुछ बोलते हैं वो सब सही बोलते हैं और देश हित में बोलते हैं, तो आखिर पिछले 74 वर्षों में देश की इतनी दुर्गति कैसे हो गई? भ्रष्टाचार घटने के बजाय बढ़ रहा है, शोषण घटने के बजाय बढ़ रहा है, महिलाओं पर अत्याचार घटने के बजाय बढ़ रहा है। अब तो हम इतने नीच हो चुके हैं कि छोटी छोटी बच्चियों तक को नहीं बख्शते। अमीर गरीब का अंतर बढ़ रहा है, पढ़े लिखे बेरोजगार की संख्या बढ़ रही है, और सबसे बड़ी बात कि हम में इंसानियत खत्म हो रही है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं तो कुछ बहुत गंभीर गड़बड़ी है? कुछ तो ऐसा बहुत बड़ा झूठ है जिसे हम सच मान बैठे हैं, और वही झूठ भीतर से हमारे देश को खोखला किए जा रहा है। अब आप कहेंगे कि इसका लोकतंत्र से क्या संबंध है? जी बिल्कुल, इसका सीधा संबंध है लोकतंत्र से। हमारे यहां पर नीति निर्माण का कार्य लोकतांत्रिक पद्धति से होता है। यह माना जाता है कि प्रत्येक क्षेत्र के लोग अपना अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं, और फिर ऐसे सारे प्रतिनिधि मिलकर पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ देश हित में संसद में बैठकर नीति निर्माण करेंगे, और फिर उसी नीति के आधार पर हमारी व्यवस्था चलती है। अभी आपको ईमानदारी और निष्पक्षता शब्द से आपत्ति हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि इन दोनों शब्दों का कोई खासा मूल्य रह नहीं गया है ना? खैर, अभी एक बार ईमानदारी से सोच कर देखिए कि क्या वाकई आप अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को उसके गुणों के आधार पर चुनते हैं? क्या आपने कभी उसकी योग्यता का परीक्षण किया है? दरअसल हमारे महान लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि पर कम, और वो किस राजनीतिक दल से संबंधित है इस पर अधिक ध्यान देते हैं, और फिर उस राजनीतिक दल का नेता कौन है यह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनावों के दौरान आपने स्टार प्रचारकों का नाम तो सुना ही होगा, तो आखिर क्यों स्टार
कर रहे हैं? आप तो अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि के लिए वोट कर रहे हैं। तो जब आपके क्षेत्र का उम्मीदवार आपके अपने बीच यदि अपनी बात सही ढंग से नहीं रख पा रहा है, तो कैसे यह मान लिया जाए कि वो संसद में आपकी बातें रख पाएगा? जब उसे अपने खुद के क्षेत्र के लोगों से वोट मांगने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के नेता या स्टार प्रचारक की आवश्यकता पड़ रही है, तो इतना तो पहले ही स्पष्ट हो जाता है कि वो व्यक्ति योग्य नहीं है। वैसे लोकसभा तो छोड़िए, आप एक पार्षद चुनाव तक में प्रत्याशियों को सही ढंग से नहीं जानते हैं। ऐसे में अधिकांश मौकों पर हम राजनीतिक दल को देखकर वोट करते हैं, ना कि प्रत्याशियों को देखकर। हम ये मान लेते हैं कि राजनीतिक दल ने जांच परख कर सही व्यक्ति को ही टिकट दिया होगा। और इनकी जांच कैसे होती है? यदि वाकई ये लोग चरित्रवान लोगों को टिकट देते, तो फिर इतने अपराधी संसद में कैसे पहुंच जाते हैं? कम से कम बात करने की तो तमीज होनी चाहिए ना नेताओं में। हमारे तो अधिकांश नेता ऐसे हैं जो बोलने से पहले सोचते तक नहीं। तो इतना तो तय है कि ये राजनीतिक दल टिकट देते समय चरित्र पर चर्चा तो नहीं करते। पैसे लेकर टिकट देना या कौन कितने गुंडे पाल रखा है, उस आधार पर टिकट देना जैसी खबरें जो हम सुनते हैं, वो हमारे नेताओं के व्यवहार को देखकर गलत तो नहीं लगती, नहीं क्या? तो अब वास्तव में हम अपने महान लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब किसी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, तो क्योंकि हम उस प्रत्याशी को ठीक तरह से नहीं जानते, इसलिए हम राजनीतिक दल पर विश्वास करते हैं और राजनीतिक दल के द्वारा टिकट दिए जाने के पहले चरित्र की जांच संभवतः आवश्यक नहीं होती। तो स्पष्ट है कि देश के नीति निर्माण में कैसे चरित्रवान लोगों का योगदान होगा। अब ऐसे चरित्रवान लोग जब नीति निर्माण करेंगे तो वो नीतियां धरातल पर कैसी होंगी, यह समझा जा सकता है। हम लोग यह भी जानते हैं कि यदि कोई बहुत योग्य, बहुत ईमानदार व्यक्ति है जो किसी दल की शर्तों पर नहीं झुकने वाला और हमने ताकत झोंक कर उसे जिता भी दिया, तो वो अकेला सरकार तो नहीं बना सकता। इसीलिए बड़े चुनावों में राष्ट्रीय राजनीतिक दल का प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है। तो फिर इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था बची कहां? हम तो देश के लिए राजा चुन रहे हैं ना, तो सीधे राजा का चुनाव होना चाहिए, या कहिए प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे तौर पर हो। हम लोग चुनते हैं सांसद, लेकिन वास्तव में वोट करते हैं प्रधानमंत्री कौन बने। तो इससे तो कहीं बेहतर होगा ना कि हम सीधे प्रधानमंत्री पद के लिए वोट करें और सांसद के लिए अलग। इसका लाभ यह होगा कि जो देश में सबसे योग्य व्यक्ति होगा वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, और जो अपने क्षेत्र में सबसे योग्य होगा वो सांसद बन जाएगा। एक योग्य की आड़ में दूसरा अयोग्य चुनाव क्यों जीते? दरअसल ऐसा करने से राजनीतिक दलों की ओर से प्रत्याशी चयन में सावधानी बरती जाएगी और इससे अपराधियों को टिकट दे पाना कठिन होता चला जाएगा। खैर, जो व्यक्ति पार्षद बन जाता है वो अगले 5 वर्षों में बहुत कम मौकों पर अपनी जनता से मिलता है, या अधिकांशतः कभी भी नहीं मिलता। जैसे कि मैंने आज तक अपने वार्ड के किसी भी पार्षद को चुनाव के बाद जनता से मिलने आते नहीं देखा। ऐसे में उसको आप किस आधार पर जनप्रतिनिधि मान रहे हैं? क्या कोई पार्षद अपने क्षेत्र के लोगों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं, उनके विचार जानने का प्रयास करता है? नहीं, पार्षद बनते ही वो राजा बन गया है। आपकी समस्या है तो आप उसके पास जाइए। तो फिर वो जनप्रतिनिधि कैसे रहा? जब पार्षद का ये हाल है तो विधायक, सांसद की तो बात ही अलग है। अब जरा हम अपने जनप्रतिनिधियों का हाल देख ले। हाल ही में एक राज्य में चुनाव संपन्न हुए, किसी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला। 3 बड़े राजनीतिक दल थे उस राज्य में,
तो फिर मुद्दा यह उठने लगा कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के विधायकों को खरीद लेगी। इसी डर से उस राजनीतिक दल ने अपने विधायकों को छुपा कर रख दिया। ऐसा नहीं लगता कि यह उस राज्य की जनता के साथ एक भद्दा मजाक था? मतलब अभी महीने भर पहले आपने उस व्यक्ति को अपनी पार्टी का टिकट दिया, चुनाव में उसके लिए प्रचार किया, इतना खर्च किया, स्टार प्रचारक बुलाए उस प्रत्याशी के लिए। तब तक वो ईमानदार था, देशभक्त था, सभी अच्छाई थी उसमें। जो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप उसे बिकाऊ मानने लग गए? और जो विधायक दूसरी पार्टी के हाथों में बिक सकता है वो पूंजीपतियों के सामने नहीं बिकेगा, ऐसा संभव है क्या? वो विदेशियों और गद्दारों के आगे नहीं बिकेगा, इसकी क्या गारंटी है? और ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा वो राजनीतिक दल सिद्ध कर रहे हैं जिसने उसे अपनी पार्टी के झंडे तले चुनाव लड़वाया। तो उस राजनीतिक दल की निष्ठा पर भला कैसे विश्वास कर लें? क्या यह न मान लें कि उस राजनीतिक दल ने पैसा लेकर उस प्रत्याशी को टिकट दिया होगा? नहीं, आप पैसे के इस लेन देन को भली प्रकार से समझ रहे हैं, तभी ना आप विश्वास करके बैठे हैं कि आपकी पार्टी के विधायकों को दूसरी पार्टी वाले खरीद सकते हैं। अब इसको आप लोकतंत्र कहते हैं? क्या यही होता है लोकतंत्र? अच्छा, चुनावों के दौरान जो चुनावी वादे होते हैं, जो घोषणा पत्र होते हैं, वो चुनाव समाप्त होते ही स्वतः ही समाप्त मान लिए जाते हैं और उन वादों के प्रति राजनीतिक दलों की कोई जवाबदेही नहीं होती। मसलन कुछ लोग पिछले कई दशकों से गरीबी हटा रहे हैं, पर गरीबी इतनी बेशर्म है कि घटने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। पता चलता है कि कोई पार्टी चुनाव में बोलती है कि हम विदेशी पूंजी से देश का विकास नहीं करेंगे और सत्ता में आते ही सबसे पहले एफडीआई पर ही ध्यान देने लगती है। चुनाव से पहले दो राजनीतिक दल आपस में गठबंधन कर एक तीसरे दल के खिलाफ लड़ते हैं और चुनाव के बाद गठबंधन के दोनों दल आपस में झगड़कर अलग हो जाते हैं और इनमें से कोई एक उस तीसरे दल जिसके खिलाफ वो चुनाव लड़े थे उनके साथ गठबंधन बना लेता है और यह सब जायज है। मतलब आप चुनाव से पहले क्या बोलते हो, किस आधार पर वोट मांगते हो, चुनाव समाप्त हो जाने के पश्चात उन सबका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो जनता के वोट की अहमियत ही क्या है? इसको कहते हैं लोकतंत्र। चुनाव में वादे करते समय कोई नहीं बताता कि उन वादों को पूरा कैसे करेगा और हम लोग तो इन नेताओं से पूछ ही नहीं सकते। तो ऐसा है कि जितना लंबा झूठ बोल दे और जनता को बेवकूफ बनाने में सफल हो जाए वो चुनाव जीत लेगा। पहले तो ऐसा लगता था कि सिर्फ अनपढ़ मजदूर किस्म के लोग ही इन नेताओं के झूठ के जाल में फंसते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तो ये गलतफहमी भी दूर हो गई जब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी भी तरीके से ठग दिए गए। अच्छा, इन नेताओं पर कहीं कोई नियंत्रण नहीं होता। ये सदन में बैठकर कुछ भी देखें, गाली गलौज करें, किसी को जूते फेंक के मारें, मिर्ची का स्प्रे कर दें, यहाँ तक कि सदन में खड़े होकर बड़े बड़े मुद्दों पर बिना किसी सबूत के बड़े बड़े झूठ बोल जाएं, सब जायज है। सदन के बाहर भी इनकी भाषा बड़ी शानदार होती है। कोई किसी के सीने में रोलर चलवाने की धमकी दे देता है तो कोई रामजादे जैसी भाषा का प्रयोग करता है। नहीं नहीं, ये तो लोकतंत्र है, यहां सब चलता है। अच्छा, चुनावी भाषण तो इतने शानदार होते हैं कि कोई कहीं आलू की फैक्ट्री खुलवा रहा होता है तो कोई सिकंदर की सेना को गंगा में डुबवा रहा होता है। किसी को लगता है कि बलात्कार जैसी घटनाएं तो इतनी छोटी मोटी सी हैं कि लड़कों से ऐसे ही चलते फिरते तो ये गलती हो ही जाती है। अब इसके लिए क्या फांसी चढ़ा दोगे मासूम लड़कों को? ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं इनसे? और वैसे तो हमारे देश में नेता इतने ईमानदार हैं कि इनके द्वारा भ्रष्टाचार होता ही नहीं, लेकिन फिर भी यदि इन पर कोई ऐसा झूठा आरोप लगा भी दे तो न्यायालय में 18 साल 27 साल तक मुकदमा चलता रहता है और इसके बाद भी गलती से यदि कोई नेता दोषी सिद्ध भी हो जाए तो उसे सजा मिल भी जाए तो पता नहीं कैसे अचानक ही इनको जेल से बाहर भी घूमने की इजाजत मिल जाती है। और अगर बहुत सारे अपराध सिद्ध हो जाएं और गलती से भी इनको जेल में रखना पड़ भी जाए तो इनके लिए जेल ही स्वर्ग बना दिया जाता है। उस पर से भी इनको अपने घर के सामाजिक कार्यक्रम निपटाने के लिए छुट्टी भी मिल जाती है।
भैया जेल भेजे ही काहे हो इनको? क्यों न्याय के नाम पर भद्दा मजाक कर रहे हो? सीधे सीधे कह दो कि नेताओं का हर गुनाह माफ है। ये तमाशा किस लिए? इसी भद्दे मजाक का नाम है लोकतंत्र। परिवारवाद, वंशवाद तो हमारे महान लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत है और लगभग कोई भी राजनीतिक दल इसे अछूता नहीं है। तो फिर इसको लोकतंत्र के बजाय राजतंत्र घोषित क्यों नहीं कर दिया जाए? नहीं, दरअसल इसके पीछे एक बड़ा कारण है। राजतंत्र में जब राजा असफल हो जाता है तो उसका जीवित रह पाना लगभग असंभव हो जाता है। या तो वो दुश्मनों के हाथों मारा जाएगा या फिर अपने ही किसी योग्य मंत्री के हाथों। लेकिन लोकतंत्र में जब एक राजनीतिक दल असफल हो जाता है तो दूसरे को मौका मिलता है, सजा किसी को नहीं मिलती। भले ही चुनावों के दौरान एक पक्ष के साथ में दूसरे पक्ष के भ्रष्टाचार का सारा सबूत होता है, लेकिन पता नहीं चुनाव समाप्त होते ही वो सारे सबूत कैसे गायब हो जाते हैं। और भ्रष्टाचारियों को जेल में भर दिए जाने वाली बात तो ऐसी लगती है मानो कभी हुई ही नहीं थी। तो मूलतः लोकतंत्र की आड़ में ये लोग अपने आप को बचा लेते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा कि देश के नीति निर्माण में आपका क्या योगदान है? नहीं, दरअसल कहा जाता है कि जनता ही असली मालिक है। तो किसी मुद्दे पर नीति निर्माण करने से पहले हम लोगों की भी तो राय जान ले सरकार, नहीं क्या? लेकिन क्या ऐसा होता है? आपने चुनाव में मतदान कर दिया, बस अब आपका काम समाप्त। आप इतने समझदार थोड़े ना हो जो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपकी राय जानी जाए। इस काम के लिए बुद्धिमान लोगों को आपने अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज दिया है ना। भले ही आप कितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति हो, कितने भी बुद्धिमान हो और आपका जनप्रतिनिधि कितना भी बड़ा जाहिल और अंगूठा छाप हो जिसको उस मुद्दे की कोई समझ ना हो, लेकिन फिर भी वो नीति निर्माण में भागीदार होगा, आप नहीं। और इसको हम लोकतंत्र कहते हैं। वैसे गणतंत्र का एक किस्सा प्राचीन भारत में भी मिलता है। जब हम 16 महाजनपदों के विषय में पढ़ते हैं तो एक लिच्छवी गणराज्य का नाम आता है। उसके विषय में कहा जाता है कि वहां पर 7700 राजा मिलकर किसी मुद्दे पर निर्णय लेते थे। जब मैंने पहली बार पढ़ा तो अजीब सा लगा, एक प्रकार से अतिशयोक्ति लगा, परंतु फिर मैंने कुछ तथ्यों को जोड़कर जब इसे पढ़ा तो गणतंत्र का असली अर्थ समझ आया। वैसे ये सिर्फ अनुमान है, क्योंकि 2500 वर्ष पूर्व वास्तव में क्या हुआ था इसका सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। तो लोकतंत्र में जनता ही राजा होती है। पुराने जमाने में संयुक्त परिवार हुआ करते थे और एक परिवार का आकार लगभग एक गांव के बराबर होता था। अब इन दोनों तथ्यों को जोड़कर देखें तो यह माना जा सकता है कि प्रत्येक गांव का मुखिया वास्तव में अपने एक संयुक्त परिवार का मुखिया हुआ करता था और उसे लिच्छवी की निर्णय लेने वाली समिति का हिस्सा माना गया और राजा का दर्जा दिया गया। इस प्रकार राज्य के निर्णय में प्रत्येक परिवार की भागीदारी रही। क्या ऐसा हमारे यहाँ आज होता है? क्या महज वोट देने के अधिकार को ही लोकतंत्र कहते हैं? चलिए अब राजनीति से थोड़ा आगे बढ़ते हुए राष्ट्र नीति पर ध्यान देते हैं। हमारा संविधान बताता है कि सभी भारतीय एक बराबर हैं और फिर उसी में थोड़ा आगे जाकर दलित और अल्पसंख्यक जैसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है। अब साधारण शब्दों में कहूं तो हमारा संविधान ही हमें एक बराबर नहीं मानता। जब आपने कह दिया कि सभी एक बराबर हैं तो फिर अलग से दलित और अल्पसंख्यक शब्द लिखने की आवश्यकता ही क्या थी? मतलब आपने उसके पहले जो कुछ लिखा है आपको खुद में उस पर विश्वास नहीं है, उसका पालन होगा, यही ना? अच्छा, ये जो दलित शब्द है देखने पर बड़ा ही सामाजिक शब्द दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तव में ये पूर्णतया राजनीतिक शब्द है। भारत की जाति व्यवस्था के विषय में एक टिप्पणी पढ़ी थी मैंने, किसी विदेशी की टिप्पणी थी कि भारत में नीच से नीच जाति भी अपने से नीच जाति खोज लेती है। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि ना तो कोई जाति नीच होती है ना कोई जाति ऊंच होती है।
सबका अपना अपना काम है और यही जाति व्यवस्था के मूल में भी है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके क्षेत्र में नाली की सफाई करने वाले कर्मचारी ने काम करना बंद कर दिया। अब आप कितने भी पढ़े लिखे ऊंचे ओहदेधारी हो, आपको सब काम छोड़कर खुद नाली की सफाई करने उतरना पड़ेगा, नहीं तो आप और आपका परिवार बहुत जल्द बीमार पड़ जाएगा। तो क्या वो नाली साफ करने वाले कर्मचारी नीची जाति के हुए? जाति का निर्धारण तो जाति के काम से होता है ना, और आपने मान लिया था कि उसका काम तो छोटा काम है, कम महत्व का काम है, और जैसे ही उसने काम बंद कर दिया तो एक झटके में आपको समझ आ जाता है कि उसका काम कितना महत्वपूर्ण है। इतना कि आपको सभी दूसरे काम छोड़कर सबसे पहले वही काम करना पड़ता है। खैर, व्यवहार में तो हम लोग मान ही रहे होते हैं ऊंची जाति नीची जाति, लेकिन ये दलित शब्द बड़ा कमाल का है। पता नहीं ये शब्द कहां से आया। इतिहास में साधारणतः मुझे ये शब्द देखने को नहीं मिलता। अब इन लोगों ने भी दलित में भी विभाजन कर दिया। जैसे राजा के बाद महाराजा शब्द की उत्पत्ति हुई, वैसे ही दलित के आगे महादलित शब्द की उत्पत्ति हो गई। हो सकता है आने वाले समय में हम लोग और ऐसे नए नए शब्द देखें। पहले होड़ लगी होती थी खुद को श्रेष्ठ सिद्ध करने की, अब होड़ लगी होती है खुद को पिछड़ा सिद्ध करने की। मेरी जाति अधिक पिछड़ी हुई है। अरे नहीं, मेरी जाति अधिक पिछड़ी हुई है। कहां जा रहे हैं हम? ऐसे देश आगे बढ़ेगा जहां हर कोई खुद को पिछड़ा हुआ सिद्ध करने में लगा हुआ है, और खुद को पिछड़ा हुआ सिद्ध करने के लिए हम तोड़ फोड़ करते हैं, बस जला देते हैं, रेल ट्रैक उखाड़ देते हैं, और ऐसा करके हम ये सर्टिफिकेट पाने का प्रयास कर रहे होते हैं कि हमारी जाति कमजोर है। अजीब नहीं लगता? अच्छा, दलित शब्द की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है। इसमें ये लोग, यदि हम आर्य अनार्य के भेद को माने और आर्यों के वर्ण व्यवस्था को माने, तो इनके हिसाब से शूद्र और अनार्य दोनों ही दलितों की श्रेणी में हैं। मजे की बात तो यह है कि कुछ नेता या तथाकथित बुद्धिजीवी ये कहते दिखाई पड़ जाते हैं कि आर्यों की जाति व्यवस्था के कारण आदिवासी समाज का हजारों वर्षों से शोषण हो रहा है, और उसके बाद आर्य विदेशी हैं, किनारे भी दिए जाने लगते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आर्यों की वर्ण व्यवस्था के तहत अनार्यों का शोषण कैसे हो गया। भाई मेरे, जो भी उस वर्ण व्यवस्था के तहत आ रहा है वो आर्य ही है, अनार्य तो नहीं है ना। तो जो आर्य है ही नहीं, उस पर आर्यों की वर्ण व्यवस्था कैसे लागू हो गई, जिनके तहत अपने उन अनार्यों का शोषण हुआ, यह भी मान लिया। फिर आप ऊंची जाति नीची जाति का विभेद कर एक जहर घोल रहे होते हैं समाज में कि हजारों सालों से ऊंची जाति वालों ने नीची जाति वालों का शोषण किया। चलिए इसे एक बार परख कर देखा जाए। प्राचीन भारत का इतिहास उठाकर देखिए। उसके सबसे पहले शक्तिशाली 3 राजवंशों के नाम खोजिए और उनकी जाति देखिए। क्या वो ब्राह्मण थे? क्या वो क्षत्रिय थे? मौर्य, नंद और गुप्त, यही है ना प्राचीन भारत के सबसे 3 शक्तिशाली राजवंश। तो जब प्राचीन भारत के सबसे अधिक शक्तिशाली राजवंश तथाकथित उच्च जातियों से नहीं थे, तो यह मान लिया जाना कि हजारों वर्षों से देश में नीची जाति के लोगों का शोषण हो रहा है, क्या वाकई यह बात स्वीकार करने योग्य है? इसी प्रकार अल्पसंख्यक शब्द भी बेहद आपत्तिजनक है। जिनको धर्म के नाम पर अलग देश बनाना था, वो तो पाकिस्तान चले गए। हाँ, यदि आपने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया होता तो अल्पसंख्यक शब्द शायद मायने रखता, लेकिन जब आप धर्म निरपेक्ष, वास्तव में पंथ निरपेक्ष, क्योंकि धर्म रहित राष्ट्र तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो वहां अधर्म का शासन माना जाएगा। राष्ट्र की बात करते हैं और सबको एक बराबर मान लेते हैं, तो फिर अलग से अल्पसंख्यक शब्द किस लिए? दलित शब्द के साथ ही एक और शब्द आ जाता है और वो है आरक्षण।
पिछड़े हुए लोगों को हमेशा के लिए पिछड़ा बना देने वाली साजिश या राजनीति। मैं जानती हूं आपको मेरी इस बात से गंभीर आपत्ति होगी, इसीलिए मैं चाहती हूं कि एक बार आप इस आरक्षण को ध्यान से विश्लेषण करें। एक उदाहरण से इस मुद्दे को शुरू करते हैं। मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंची तो इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में मेरे अंक थे 100 में से 80। मेरे साथ मेरे ही क्लास में एक और लड़का था, उसके प्रवेश परीक्षा में कुल अंक थे 100 में से 50। जबकि उसी दौर में सामान्य श्रेणी के हजारों छात्र ऐसे रहे होंगे जिन्होंने 50 से कहीं अधिक अंक लाए, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं मिला। मैं जानती हूं अभी आप इमोशनल बातें करेंगे कि दलितों पर हजारों वर्षों से अत्याचार हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, बहुत सारी बातें। मैं एकदम सहमत हूं कि आप पर बहुत अत्याचार हुआ है, आज भी हो रहा है, सब मान लिया। यह भी मान लिया कि उसे ऐसी कोई कोचिंग की सुविधा नहीं मिली जो दूसरे बच्चे को मिली। लेकिन क्या आपको यह नहीं लगता कि यह अयोग्यता पर योग्यता का ठप्पा लगा देने जैसा है? क्या आपको वाकई यह लगता है कि 100 में से 50 अंक लाने के लिए उसे थोड़ी सी भी मेहनत करनी पड़ी होगी? यह तो शायद तुक्का मारने से भी आ जाए। क्या वाकई आपको लगता है कि ऐसा छात्र उस पढ़ाई को समझ पाएंगे? क्योंकि उसका बेस ही नहीं है उस पढ़ाई को समझ पाने का। फिर अच्छा, आपको एक गलतफहमी में रखा गया है कि ऐसा करने से दलितों का उत्थान हो रहा है। एक अनुमान लगाकर देखिए कि देश भर में कुल कितनी सरकारी नौकरियां हर साल उत्पन्न होती हैं, और मान लीजिए कि सभी सरकारी नौकरियां दलितों को ही दे दी जाएं, तो भी क्या सभी दलितों को नौकरी मिल जाएगी? दलितों के कितने प्रतिशत आबादी को नौकरी मिल पाएगी? अब आप सोचिए कि आपकी आबादी किस दर से बढ़ रही है, और क्या उस दर से हर साल सरकारी नौकरी आपको मिल पाएगी? यदि नहीं, तो इस रास्ते पर चलकर तो कभी भी सारे दलित ऊंचाई पर पहुंच ही नहीं सकते। तो फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने एक बार इसका लाभ ले लिया, वो क्या दूसरी बार इसका लाभ नहीं लेंगे? क्या उनके बच्चे इसका लाभ नहीं लेंगे? तो अभी आप डर रहे थे कि जिन बच्चों को कोचिंग की सुविधा मिली, आप उनको टक्कर नहीं दे सकते, इसीलिए आपके लिए सीट आरक्षित कर दी जाए। लेकिन अब क्या? अब आपकी ही जाति के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको तथाकथित उच्च जाति वालों जैसी सुविधाएं मिल गई हैं। क्या आप उनसे मुकाबला कर पाएंगे? इस प्रकार से क्या यह मान लिया जाए कि आरक्षित सीटों में से अधिकांश सीटें पहले से आरक्षण से लाभान्वित परिवारों के पास ही रहेंगी, और सामान्य दलित उत्थान की प्रक्रिया यहीं पर लगभग रुक सी जाएगी? अब इसका अर्थ क्या हुआ? आपने तो अपना लक्ष्य ही 50 अंकों का रखा था। आपको यह लगता था कि 50 अंक ले आने मात्र से आप सफल हो जाएंगे, जबकि अब सफलता आपसे कहीं दूर जा चुकी है। हाल ही में एक ऐसा उदाहरण आया था जहां एक तथाकथित पिछड़ी जाति की छात्रा ने एक नामी परीक्षा में उच्च स्थान पाया। उनके माता पिता दोनों ही अच्छे ओहदों पर थे, परंतु फिर भी उस छात्रा ने आरक्षण के लाभ को छोड़ना उचित नहीं समझा। तो क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि आरक्षण की व्यवस्था से वास्तव में दलित उत्थान हो रहा है? साधारणतया एक तर्क दिया जाता है कि जब अपनी ही जाति के व्यक्ति को उच्च स्थान पर देखते हैं तो हमें भी आगे बढ़ने की इच्छा जागती है। क्या वाकई बस्तर के जंगलों में रहने वाला एक व्यक्ति दिल्ली में बैठे किसी उच्च अधिकारी का नाम भी सुनता होगा? और क्या वाकई वो दिल्ली में रहने वाला तथाकथित निचली पिछड़ी जाति का उच्च अधिकारी बस्तर में रह रहे उस जंगली तथाकथित निचली जाति के व्यक्ति को अपने बराबर मानता होगा और उससे बराबरी का व्यवहार रखता होगा?
और यदि सीधे शब्दों में कहूं तो आरक्षण के द्वारा पिछड़े हुए लोगों को हमेशा के लिए पिछड़ा बनाकर रख देने की व्यवस्था कर दी गई है और उसके बाद उनके पिछड़ेपन का राजनीतिक इस्तेमाल कर आपने उनको वोट बैंक में परिवर्तित कर दिया। उनके जीवन की हर समस्या को आपने उनकी जाति से जोड़कर दिखाना शुरू कर दिया। क्या भ्रष्टाचार के शिकार सिर्फ तथाकथित निचली जाति के लोग हैं? क्या आर्थिक पिछड़ापन सिर्फ तथाकथित पिछड़ी जातियों में है? यदि बाजार में नकली दूध मिल रहा है तो क्या वो जाति देखकर असर करता है? ये दरअसल फूट डालो और शासन करो की ही नीति है, उससे अधिक कुछ नहीं। आपके मन में यह प्रश्न होगा कि भाई दलित पिछड़े हुए हैं, उन पर अत्याचार भी हुआ है या हो रहा है, तो आखिर इसका समाधान क्या है? बिल्कुल, यदि कहीं कोई समस्या है तो उसका समाधान भी खोजना ही होगा। शिक्षा, मान लीजिए आप एक छात्र हैं और आपकी कक्षा में एक बहुत ही बुद्धिमान छात्र है, क्या आप उसकी बुद्धिमत्ता को नकार देंगे? चलिए, वो तथाकथित निचली जाति का है, कितने दिनों तक आप उसे नकारेंगे? आपके पड़ोस में एक व्यक्ति रह रहा है, बहुत अच्छे स्वभाव का है, आपके पास उसकी बुराई बताने के लिए कुछ भी नहीं है, उल्टे उससे हमेशा आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, क्या आप उससे घृणा करेंगे? अब आप कहेंगे कि आरक्षण के माध्यम से सरकार शिक्षा देने का ही तो प्रयास कर रही है, यही ना? क्या वाकई, जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि आरक्षण के माध्यम से सरकार अयोग्यता पर योग्यता का ठप्पा लगा रही है, ठप्पा लगने से योग्यता नहीं आ जाती और सम्मान योग्यता का होता है और यही सम्मान स्थायी होता है। आप देखेंगे अपने आसपास कुछ लोग अपने बच्चों को पैसे के दम पर शिक्षा दिलवा रहे हैं। आजकल ऐसी बहुत सारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं जो इस प्रकार से डिग्री बांट रही हैं, भले ही बच्चे में योग्यता हो ना हो। क्या ऐसे पैसे के दम पर डिग्री लिए हुए बच्चों का वो सम्मान होता है जो अपनी काबिलियत के दम पर डिग्री हासिल करने वाले बच्चों का होता है? यह अंतर है, आप व्यवहार में स्वयं देखते हैं। इसी प्रकार आरक्षण के आधार पर प्राप्त डिग्री या नौकरी वास्तव में आरक्षित लोगों के मन में आरक्षित व्यक्ति के लिए कभी सम्मान उत्पन्न नहीं कर सकता। इस प्रकार इस आरक्षण की व्यवस्था ने आरक्षित अनारक्षित के बीच एक ऐसी खाई खींच दी है जो कभी नहीं पट सकती। क्या वाकई ये देश की एकता के लिए सही है? आप तर्क करेंगे कि पहले भी तो उच्च जाति वालों के लिए एक प्रकार से आरक्षण था, चलिए मान लिया कि ऐसा हो रहा होगा, तो क्या वो व्यवस्था उचित थी? यदि नहीं तो एक गलत व्यवस्था को हटाकर आपने एक दूसरी गलत व्यवस्था थोप दिया। ये तो खुन्नस निकालने वाली बात हुई। देश को सुचारू तौर पर आगे बढ़ाने वाली नीति तो नहीं हुई ना। खैर, तो वो उचित शिक्षा कैसे मिले जहां प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर मिल सके? मैं यहां पर थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूंगी। अंग्रेजों से पहले भारत में बेरोजगारी जैसे शब्द कम से कम इतिहास की किताबों में देखने को नहीं मिलते। इसका कारण क्या रहा होगा? भारत के उन्नत उद्योग धंधे। अंग्रेजों ने हमारे अधिकांश उद्योग धंधे तहस नहस कर दिए, जिससे कृषि पर दबाव पड़ा। नतीजा यह हुआ कि प्रति किसान खेतों का आकार घटने लगा और प्रति किसान लाभ घटा। इससे कृषि में होने वाला निवेश घटने लगा और हजारों वर्षों तक उन्नत कृषि वाला हमारा देश कृषि में पिछड़ता चला गया। अब रोजगार का एकमात्र साधन बचा था।
अंग्रेजों की नौकरी। और यहीं से अंग्रेजों ने एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था थोप दी जो कि अव्यवहारिक थी। दुर्भाग्य की बात यह है कि आजादी के पश्चात भी इस शिक्षा व्यवस्था में सुधार का कोई अच्छा प्रयास नहीं हुआ और हमारी शिक्षा व्यवस्था नौकरी पाने का एक साधन मात्र बनकर रह गई। क्या वाकई शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने के लिए होती है, या फिर शिक्षा आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए होती है? आप अपने आसपास गौर करके देखिए कि एक 12वीं पास छात्र अपनी शिक्षा का उपयोग कर कैसे रोजगार प्राप्त कर सकता है। उस बच्चे ने अपने जीवन के 12 या कहिए 14 वर्ष स्कूली शिक्षा को दिए, लेकिन वो शिक्षा उसे कोई भी सम्मानजनक रोजगार नहीं दिलवा सकती और ना ही उसे स्वरोजगार के लिए सहायक ही हो सकती है। तो क्या हर कोई इंजीनियर या डॉक्टर ही बनेगा? और क्या ऐसे में देश वाकई चलेगा? दरअसल इस अव्यवहारिक शिक्षा व्यवस्था ने बड़ी संख्या में पढ़े लिखे बेरोजगारों को जन्म दिया, जिनके पास डिग्री तो है लेकिन रोजगार पाने की क्षमता नहीं। और क्या वाकई 125 करोड़ की आबादी को सरकारी नौकरी या बड़ी निजी कंपनियों में नौकरी मिल सकती है? 125 करोड़ भारतीयों के लिए रोजगार तब तक पैदा नहीं हो सकता जब तक कि उनमें स्वरोजगार की भावना ना हो। अब इसका दलित उत्थान से क्या संबंध है? सोचिए, यदि सरकार एक समान शिक्षा व्यवस्था सभी को दे तब अब यह कैसे संभव होगा? कौन सा अच्छा शिक्षक किसी जंगल में या पिछड़े इलाकों में जाकर काम करेगा? नहीं, किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार विभिन्न विषयों के विद्वानों के द्वारा सभी विषयों के सभी अध्यायों के वीडियो तैयार कर ले, उस विषय से संबंधित सभी संभावित प्रश्न, उनके उत्तर तैयार कर ले। अब इस वीडियो को देश के कोने कोने में पहुंचा दिया जाए। हर गांव, हर कस्बे के बच्चे इस वीडियो से देखकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे इंटरनेट लर्निंग प्रोग्राम्स इसी तरह चलते भी हैं। तो आखिर सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती? इसके लिए करना क्या है? हर गांव में आपको एक प्रोजेक्टर, कंप्यूटर और इससे जुड़े आवश्यक सामग्री देना है। यदि बिजली नहीं है तो उसके लिए सौर ऊर्जा की व्यवस्था की जा सकती है। कितना खर्च आएगा? अब ये अलग अलग विषयों के वीडियो वहां पर एक ऑपरेटर द्वारा दिन भर चलते रहेंगे। इससे ना सिर्फ गांव के बच्चे बल्कि बड़ों को भी चलते फिरते सीखने का मौका मिलेगा। इसका असर यह होगा कि अच्छे शिक्षकों के अभाव से ज्ञान में कमी की समस्या को बहुत हद तक सुलझाया जा सकता है। कम से कम इन बच्चों को उस स्तर पर लाया जा सकता है जहां से ये बच्चे शहरी सुविधा संपन्न बच्चों के सामने खड़े हो सकें। इतना ही नहीं, आप इस प्रकार की शिक्षा के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार से जुड़े प्रशिक्षण दीजिए। कैसे? वो अपने आसपास की उपलब्ध सामग्री का बेहतर प्रयोग कर अपने लिए रोजगार जुटा सकें। आप स्वयं सोचिए कि आप किसी के सामने मजबूरी में क्यों झुकते हैं? या तो सामने वाले ने आपको शारीरिक तौर पर गुलाम बना रखा हो,
या फिर आप आर्थिक तौर पर उसके सामने मजबूर हैं। तो ऐसा है कि देश स्वतंत्र है तो शारीरिक तौर पर तो आप गुलाम नहीं हैं। जैसे ही आप अपने रोजगार के लिए आत्मनिर्भर हो जाते हैं, दूसरों पर आपकी आर्थिक निर्भरता भी समाप्त हो जाती है, तो फिर ये ऊंची जाति नीची जाति का भेदभाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। कोई आपको पसंद नहीं करता तो ये उसकी समस्या है, आपका कौन सा नुकसान हो रहा है इससे? दरअसल इस प्रकार से उचित शिक्षा द्वारा बौद्धिक विकास और आर्थिक विकास ही जाति आधारित भेदभाव को समाप्त कर सकता है, ना कि अयोग्यता को योग्यता का ठप्पा लगने से। लेकिन दुर्भाग्य, इस दिशा में कोई प्रयास नहीं होता। कोई पिछड़ों को योग्य बनाने का प्रयास नहीं करता, उल्टे वो आपको और अधिक अयोग्य बना देना चाहते हैं ताकि आप कभी उसके षड्यंत्र को समझ ही ना सकें। आपके घर में एक छोटा बच्चा है, अभी चलना सीख रहा है, कई बार गिरता है, उसे चोट भी लगती है। आप ऐसे में क्या करते हैं? क्या आप बच्चे को यह सिखाते हैं कि उसे चलने का प्रयास नहीं करना चाहिए और आप उसके लिए बैसाखी खरीद देते हैं, अपनी गोद में ही रखते हैं ताकि उसे चलने की आवश्यकता ही ना हो? नहीं, आप उसे चलने का तरीका सिखाते हैं। आप जानते हैं कि बच्चा गिरेगा नहीं तो वो चलना नहीं सीखेगा। जब वो बच्चा गिरता है, चोट खाता है, तो उसे समझ आता है कि उसे संभल कर चलना है और फिर एक दिन वो बच्चा ना सिर्फ चलना सीख जाता है बल्कि तेजी से दौड़ना भी सीख जाता है। क्या उसे गोद में बिठाए रखने से वो बच्चा कभी दौड़ पाएगा? वो बच्चा अच्छा होते हुए भी अपाहिज की भांति हो जाएगा। उसमें अभी ये साहस ही नहीं आ पाएगा कि वो दूसरे बच्चों की तरह दौड़ सकता है। क्या कोई भी अच्छे माता पिता अपने बच्चे को इस प्रकार अपाहिज बनाना चाहेंगे? आरक्षण कुछ इसी प्रकार से पिछड़ों को अपंग बना रहा है। यदि नहीं तो आरक्षण प्राप्त लोग एक बार ऊंचाई पर पहुंच जाने के पश्चात स्वतः ही आरक्षण अन्य पिछड़ों के लिए छोड़ देते। लेकिन यदि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि आरक्षण ने उन्हें मानसिक तौर पर इतना कमजोर बना दिया है कि उच्च ओहदे पर पहुंचकर भी उनमें सामान्य वर्गीय की तरह परीक्षाओं का सामना करने की हिम्मत नहीं है। आपने उन्हें मानसिक तौर पर पिछड़ा हुआ बना दिया है, जिसमें साहस और स्वयं पर विश्वास करने की क्षमता नहीं बची। आप स्वयं समझ सकते हैं कि ये जो नेता आरक्षण आरक्षण करते हैं वो कैसे नेता हैं और इनका उद्देश्य क्या है। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि अंग्रेजों के खिलाफ हुए विद्रोहों में सर्वाधिक कड़ा संघर्ष आदिवासियों ने किया था। आप इस तथ्य को इतिहास की किसी भी किताब में देख सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो आदिवासियों ने इतना कड़ा प्रतिरोध किया? दरअसल अंग्रेज पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने आदिवासियों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया और आदिवासियों को यह कतई बर्दाश्त नहीं था। अब इससे कौन सी बात सामने निकल कर आती है? अंग्रेजों से पहले आदिवासी अपनी एक स्वतंत्र जीवन शैली जीते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि आप जिस प्रकार से हजारों वर्षों के शोषण की कहानी सुन रहे हैं, राजनीति करने के लिए वो पूरी तरह से झूठी है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। न्याय और कानून व्यवस्था का हाल देख लें। हमारी व्यवस्था को वकीलों का स्वर्ग बोला जाता है। हम में से कितने लोगों ने संविधान पढ़ा होगा? समझ आना तो बाद की बात है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य मादक पेयों के उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। तो फिर ये शराब बेचने का लाइसेंस कौन देता है? और कुछ एक राज्य तो संभवतः खुद ही शराब बेचने लग गए हैं।
इसी प्रकार अनुच्छेद 48 में गाय बछड़ों के वध का प्रतिषेध करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही गई है। तो फिर ये इन बूचड़खानों को चलाने की अनुमति कौन देता है? और ये गौ मांस पर प्रतिबंध कर इतना विवाद क्यों? यह तो बात है संविधान का ही ठीक से पालन न करने की। लेकिन कानून, हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जो सारे कानून जानते होंगे? सरकार की ओर से आज तक ऐसा क्या प्रयास किया गया कि देश के सभी नागरिक सारे कानून जानें? जब हम कानून नहीं जानेंगे तो इसका पालन कैसे करेंगे? और इसका नतीजा यह होता है कि कोई भी हमें परेशान करने के लिए आराम से कोर्ट में घसीट सकता है, और फिर तारीख पे तारीख। क्या यह होती है न्याय व्यवस्था? क्या देश के सभी कानूनों को आसान भाषा में लिखकर होर्डिंग्स के माध्यम से आम जनता तक नहीं पहुंचाया जा सकता? लेकिन ऐसा करने से जनता अपने अधिकारों को जानने लगेगी, और फिर जनता पर शासन करना राजनेताओं को भारी पड़ने लगेगा। लोकतंत्र की बात और विकेंद्रीकरण की बात ना हो, यह भला कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ पर विकेंद्रीकरण पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। बताया जाता है कि विकेंद्रीकरण के माध्यम से हम निचले स्तर तक शक्ति का बंटवारा करते हैं। निर्णय किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि सामूहिक तौर पर लिया जाता है। बड़ी बड़ी बातें बताई जाती हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? आपने यह तो सुना ही होगा उड़ती हवाओं से कि फलाना मुद्दे पर मंत्री जी का फोन आया है और अधिकारी को ऐसा कार्य करना ही पड़ा। ठीक है, आधिकारिक तौर पर ऐसी खबरें सामने नहीं आती हैं, लेकिन जानते तो हम सभी हैं इस बात को। यहां तक कि तो कुछ एक बार ऊपर से ऐसे आदेश भी आए हैं कि मंत्रियों के महज टेलीफोन कॉल के आधार पर अधिकारियों को उनका आदेश मानना जरूरी नहीं, जब तक कि मंत्री जी लिखित तौर पर ना दे दें। तो मंत्री महोदय का बोलना बहुत वजन रखता है निर्णयों में, यह तो दिख रहा है। तो शक्तियों के विकेंद्रीकरण की वास्तविकता के धरातल पर स्वरूप कैसा है? शक्तियां तो अभी भी मंत्री जी के हाथों में हैं। बस हस्ताक्षर कर परिणाम भुगतने की जिम्मेदारी अधिकारी की है। मतलब ये कि परिणाम अच्छा हुआ तो वाहवाही मंत्री जी की, परिणाम बुरा हुआ तो जेल जाएगा अधिकारी। लेकिन ऐसा करने से तो हर दूसरे दिन एक अधिकारी जेल पहुंच जाएगा। तो इससे बचने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, किसी भी मुद्दे पर निर्णय कोई एक अधिकारी ना लेकर अधिकारियों का एक समूह उस निर्णय को लेता है। भले ही निर्णय तो मंत्री जी पहले ही दे चुके हों। अब होता यह है कि मान लीजिए निर्णय गलत हुआ, तो अब गलती किसकी है यह एकदम से पता नहीं चलता। कई परतें होती हैं, तो मुद्दा सामने आते ही तत्कालिक कार्यवाही करते हुए किन्हीं एक दो अधिकारियों को बलि का बकरा बना दिया जाता है। उन्हें कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाता है। एक जांच आयोग का गठन होता है और फिर जांच आयोग अनंत काल तक जांच करता रहता है। इस बीच निलंबित अधिकारी वापस बहाल हो चुके होते हैं। सब कुछ पहला जैसा चलने लगता है और दोषी कभी पकड़ में नहीं आता। आप खुद देख लीजिए, आज एक स्वतंत्र भारत के इतिहास में कितने भ्रष्टाचार हुए हैं और कितने अधिकारी मंत्रियों को उसमें सजा हुई है। अभी हाल ही में एक बालिका गृह का मामला सामने आया, जिसमें छोटी छोटी बच्चियों के यौन शोषण का मुद्दा उठा। आगे खबर मिली कि इस बालिका गृह को बड़ी सरकारी सहायता मिलती थी। खैर, मैं किसी एक ऐसी घटना को लक्ष्य करते हुए इसका विश्लेषण नहीं करना चाहती हूँ, बल्कि इस प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के विषय में चर्चा करना चाहती हूँ। ध्यान रहे, यह भी हमारे विकेंद्रीकरण व्यवस्था का ही हिस्सा है। एक बार इस बात पर गौर कीजिए कि ये जो अनाथ बच्चों की देखभाल या बच्चियों की देखभाल वाली संस्थाएं हैं जिनको की सरकारी सहायता प्राप्त होती है, क्या ऐसी संस्थाएं राज्य सीधे अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं चला सकती? ये संस्थाएं या तो स्वयं के या फिर
किराए के भवन में होती हैं। यदि किराए का भवन है तो उसे एक बड़ी अवधि के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर किराए पर लिया जाता है। ये ऐसा बहुत से प्रशिक्षण संस्थाओं पर भी लागू होता है। इन संस्थाओं को चलाने के लिए सरकार पैसा देती है, तो आखिर सरकार खुद ही किराए का भवन लेकर या सरकारी भवन बनाकर ऐसी संस्थाएं क्यों नहीं चला सकती? इससे तो राज्य सीधे रोजगार भी उत्पन्न करेगी, फिर क्यों इस निजी हाथों में सौंप दिया जाता है? कुछ समय मैंने राजनीतिक दलों के साथ बिताया तो मुझे उसका उत्तर मिला। हालांकि ऐसी सभी संस्थाएं ऐसी ही होती हैं, ऐसा मेरा बिल्कुल नहीं कहना, लेकिन यहां पर मैं जो बताने जा रही हूं उस पर गौर करने की निहायती आवश्यकता है। हर राजनीतिक दल में काफी सारे कार्यकर्ता होते हैं, जिनमें से कुछ ही किसी पद तक पहुंचते हैं, परंतु बाकियों का क्या? तो ऐसे ही अपने कुछ अच्छे कार्यकर्ताओं को उपकृत करने के लिए ये राजनेता उन्हें इस प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं। ये कार्यकर्ता अपनी ऐसी कोई एक संस्था रजिस्टर कर लेते हैं और इस प्रकार से उन्हें संस्था के नाम पर सरकारी सहायता मिलने लगती है। अब इस सरकारी सहायता का एक हिस्सा वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, एक हिस्सा उस कार्यकर्ता के खर्चे के लिए और एक हिस्सा नेताजी की सेवा में चला जाता है। ये कार्यकर्ता नेताजी को अन्य सेवाएं भी उपलब्ध करवा देते हैं, जिसका अर्थ आप भली प्रकार समझते हैं। ये समझा जा सकता है कि हमारे महान लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण का वास्तविक धरातल पर क्या अर्थ होता है। जब कभी आप ऐसी किसी संस्था का मुद्दा उठते हुए देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनके तार नेताओं तक पहुंचते हैं। फिर थोड़े ही हल्ला के पश्चात कुछ समय बाद हम लोग मुद्दे को भूल जाते हैं और सारा मामला पर्दे के पीछे सेट हो जाता है। कभी कहीं कोई बहुत ईमानदार और हिम्मती अधिकारी मिल गया तो अपनी जान जोखिम में डालकर मामले की तह तक पहुंचे, तभी कोई बड़ी मछली पकड़ में आती है, वो भी एक लंबे संघर्ष के पश्चात। देश की व्यवस्था पर चर्चा हो और आर्थिक मुद्दे छूट जाएं, ये भला कैसे हो सकता है? तो हमारे यहाँ पर समाजवादी व्यवस्था भी है। समाजवादी व्यवस्था साम्यवाद और पूंजीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें साम्यवाद की तरह संसाधनों का समान वितरण हो और पूंजीवाद की तरह तीव्र उन्नति। कुछ वर्षों पहले ऐसी ही एक वैज्ञानिक प्रयोग की चर्चा सामने आई थी। वैज्ञानिकों के फूल गोभी और मूली से मिलाकर एक नया पौधा तैयार करने का प्रयास किया, जिसमें फूल गोभी का फूल और मूली का कंद प्राप्त हो सके। बड़ा अच्छा प्रयास था और नतीजा उससे भी अधिक रोचक कि पौधे में फूल गोभी के पत्ते और मूली के पत्ते बस यही प्राप्त हुए। न फूल गोभी का फूल मिला, न मूली का कंद। कुछ यही हुआ हमारे समाजवाद में। न वो संसाधनों का समान वितरण हुआ, न तीव्र आर्थिक विकास, जिसका परिणाम यह हुआ कि अमीर गरीब का भेद बढ़ता ही चला गया। वहीं देश एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा जहां उसे अपने द्वार अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोल देने पड़े। इस प्रकार से समाजवाद की जिस अवधारणा को लेकर हम चले थे वो कब तक फेल हो चुका है। लेकिन महज इतना कह देने मात्र से मुद्दा समाप्त नहीं हो जाता। कुछ मुद्दे अभी भी बहुत गंभीर हैं, जिनका विश्लेषण बेहद आवश्यक है। पहली पंचवर्षीय योजना, जिसमें कृषि पर अत्यधिक जोर दिया गया था, अपनी उम्मीदों से कहीं अच्छा परिणाम लेकर आई। तो फिर ऐसी क्या हड़बड़ी थी जो हम सीधे भारी उद्योगों की ओर बढ़ चले? एक सामान्य आर्थिक विकास की प्रक्रिया इस प्रकार से होती है कि पहले आप कृषि और प्राथमिक उद्योग को विकसित करते हैं, जो कि कृषि आधारित हो, जिसके माध्यम से कृषकों को उचित मूल्य मिल पाए, और फिर आप भारी उद्योगों की ओर बढ़ते हैं। लेकिन हमने कृषि से सीधे भारी उद्योगों पर छलांग लगा दी। क्या यह उचित नहीं होता कि हम कम से कम अगले 1-2 दशक तक सिर्फ कृषि और कृषि आधारित उद्योग पर ध्यान देते और इस क्षेत्र में हम स्वयं को इतना मजबूत कर लेते कि ना हमें भोजन की समस्या रहती, ना रोजगार की, क्योंकि अधिकांश रोजगार तो इन्हीं क्षेत्रों में पनपते हैं। एक बार जब हमारा आर्थिक आधार सशक्त हो जाता, तब हम आर्थिक जगत में ऊंची छलांग लगाने का प्रयास करते हैं। आप कहेंगे कि तकनीकी विकास भी आवश्यक था। क्या तकनीकी विकास किया हमने उस दौर में?
और उस दौर में जिन भारी उद्योगों पर ध्यान दिया वो किस हद तक वास्तव में आर्थिक उन्नति कर पाए, और यदि वो नीति वाकई सफल थी तो फिर हमें गंभीर आर्थिक संकट का सामना क्यों करना पड़ा, या फिर आर्थिक संकट की बात एक बहाना थी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अपने द्वार खोलने के लिए। कुछ तो स्पष्ट करना होगा ना। आप दोनों बातों को एक साथ तो सही नहीं कह सकते। या तो आपकी आर्थिक नीति फेल रही या फिर आर्थिक संकट की बात झूठी थी। तो सच क्या है और आखिर क्यों आज भी हमारे किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं? खासकर जब हम इतिहास को पलट कर देखें तो पता चलता है कि 5000 वर्षों तक हमने दुनिया को कृषि उत्पादों का निर्यात किया है। तो ऐसा क्या हुआ जब आप सही आर्थिक नीति पर चल रहे थे, उसके बावजूद आजादी के 74 वर्षों पश्चात भी हमारे किसान गरीब हैं और कृषि कार्य छोड़ने पर मजबूर हैं? आखिर ऐसा क्यों कि हमारे यहां आज भी हर शिक्षित नौकरी ही करना चाहता है ना, कि वो स्वरोजगार के लिए प्रेरित है। कुछ तो आपकी आर्थिक नीति ऐसी रही है ना जिसमें देश की अर्थव्यवस्था की जड़ें हिला दी। जब तक हम उस कमजोरी को नहीं खोजेंगे तब तक हम उसे ठीक नहीं कर सकते। लेकिन फिर यहां पर हमारा लोकतंत्र आड़े आ जाता है। जैसे ही कोई मुद्दा उठे तो उसे दलगत राजनीति में घसीट लिया जाता है। आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से उस पूरे के पूरे मुद्दे की दिशा ही बदल दी जाती है। समस्या अपनी जगह बनी रह जाती है, बस कुर्सी पर दूसरा आकर बैठ जाता है। क्या ऐसे देश को आगे बढ़ाया जा सकता है? फिर ऐसा मान लिया गया कि सरकारी क्षेत्रों में कार्य धीमी गति से होता है, जबकि निजी क्षेत्रों में तीव्र गति से और अधिक कुशलता से। इसीलिए निजीकरण को बढ़ावा दिया जाने लगा। हालांकि सबसे अधिक टैलेंटेड छात्र सिविल सर्विसेज के माध्यम से सरकारी नौकरी में पहुंचते हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में नौकरी पाना किसी उसी स्तर के निजी कंपनी में नौकरी पाने से कहीं अधिक कठिन है। फिर भी हमने मान लिया कि निजी क्षेत्र में कार्य अधिक कुशलता से होता है। तब तो फिर सबसे बड़ा सरकारी क्षेत्र स्वयं सरकार है। इसे क्यों निजी हाथों में नहीं दे दिया जाता? अर्थात क्यों लोकतंत्र को हटाकर राजतंत्र नहीं कर दिया जाता? वैसे भी राजतंत्र की सारी बुराइयां तो हम झेल ही रहे हैं। अच्छाइयां भी मिल जाएं, शासकों में भी परिणाम का थोड़ा डर उत्पन्न हो, हम भारतीय बड़े ही भावुक होते हैं। और हमारे लोकतंत्र में हमारी इस भावुकता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि मैंने पहले समस्याओं के विषय में बताया, तो अभी कुछ लोग इस दलगत राजनीति किसी भूतपूर्व नेता पर टिप्पणी से जोड़कर अत्यधिक भावुक होकर मुझे गाली देना शुरू कर देंगे। कुछ इतने भावुक हो जाएंगे कि मुझे धमकियां देने लगेंगे। कुछ तो मुझ पर पत्थर चलाने लगेंगे। नहीं, यह अपराध नहीं, ये तो जनता की भावनाएं हैं, जन आक्रोश है। भले ही यह एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुद्दे को दबाने के लिए किया जा रहा हो। खैर, मैं जानती हूं मैं कोई इतनी बड़ी विचारक या लेखिका नहीं हूं जिससे कि किसी की राजनीतिक सत्ता हिलने लगे, फिर वो मेरे खिलाफ ऐसा षड्यंत्र करे। यहां पर बताने का उद्देश्य यह है कि ऐसा होता है कि हमारे देश में ऐसी गुंडागर्दी को जनाक्रोश का नाम दे दिया जाता है और इसी भीड़तंत्र का नाम है लोकतंत्र। हमें आवश्यकता है गंभीरता से इन मुद्दों पर विचार करने की। यह देश हमारा है, कुछ अच्छा होगा तो हमारा होगा और बुरा होगा तो भी हमारा होगा और हमें ही भुगतना है। तो इसका निर्णय हम सबको मिलकर करना होगा और यह हम तब कर पाएंगे जब हम मुद्दों पर निष्पक्षता से, गंभीरता से विचार करेंगे। वास्तविक लोकतंत्र वह होता है जहां देश का प्रत्येक नागरिक जागरूक हो, जो प्रत्येक मुद्दे पर सही गलत पर गंभीरता पूर्वक विचार कर सके, जहां कोई भी गलत का निडरता पूर्वक विरोध कर सके और एक ऐसी व्यवस्था हो जहां प्रत्येक मनुष्य को वास्तविक धरातल पर बराबरी का अधिकार हो, उसे आगे बढ़ने का एक समान अवसर प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।